हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि हम नफ़रत क्यों करते हैं, हम डरते क्यों हैं, हम किसी को नापसंद क्यों करते हैं, किसी से दूर क्यों रहना चाहते हैं, किसी के पास क्यों रहना चाहते हैं और किसी का एहसास क्यों बनना चाहते हैं। बड़ी कन्फ्यूजिंग है ये दुनिया, क्योंकि हमारा माइंड कन्फ्यूज्ड है। और इसके चलते हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है हमारी लाइफ में जो हमें सही रास्ता दिखा सके, बताए कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है तुम्हारी सोच गलत है, हो सकता है तुम्हारे तजुर्बे गलत हैं, हो सकता है तुम्हारी आदतें गलत हैं। बात करेंगे श्रद्धा से द साहिल शो पर कि कैसे इन सारी तकलीफ़ों से दूर रखें अपने आप को। वो कौन सी आदतें हैं जो डेवलप करनी चाहिए, वो कौन सी बातें हैं जो समझनी चाहिए। तो श्रद्धा हमें बताइए, ज़िंदगी जीने का आसान तरीका, प्यार से रहने का आसान तरीका और हमेशा खुश रहने का आसान तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते फ्रॉम इंडिया। आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी हालातों से गुजर रहे हैं, कठिन हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। आजकल हम देखते हैं काफ़ी लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, काफ़ी लोग डरे हुए हैं पता नहीं कल क्या होगा, फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी, रिलेशनशिप के अंदर लाइफ कैसी होगी, अच्छे से रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। वहाँ पर हमें लगता है कि जो एक्सपीरियंस इंसान होता है, जिसको जीवन का ज्ञान है, जिसे पता है लाइफ के अंदर कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, तो हमें उसकी तलाश होती है। तो आज हम मिले आपसे, मैं समझना चाहूँगा कि ये दिक्कतें क्यों होती हैं, इनका रूट कॉज क्या है और इनको कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है आपने साहिल। और मैं इतना सिर्फ बता सकती हूँ मेरे तजुर्बे से, मेरे एक्सपीरियंस से कि सेल्फ अवेयरनेस इज की। अगर आप आत्म जागरूक नहीं हैं, अगर आत्म जागरूकता से आपका संपर्क नहीं है, तभी सफरिंग है, तभी दुख है, तभी एक घुटन महसूस होती है। और हम रिलेट नहीं कर पाते, हम अनुमान नहीं लगा पाते कि हम क्यों जिस भी हालात को या जिस भी भावना को महसूस कर रहे हैं उसके साथ हम समझौता नहीं कर पा रहे। तो आत्म जागरूकता ही की है, अहम है। और उसे अगर महत्व नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल है ये सफर काटना। मैं इतना कह सकती हूँ। आत्म जागरूकता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यही तो आदमी आके अटक जाता है। इस आत्म जागरूकता तक पहुँचे कैसे, अपने आप को जागृत करें कैसे, कैसे अपनी सोच की गहराइयों में उतरें और समझें कहाँ हम सही हैं कहाँ हम गलत हैं, उसका प्रोसेस क्या है। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा कंटेंट है। आप भी यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन अगर अंदर से एक इच्छा नहीं होगी ना, तो बहुत मुश्किल है सफर करना। अब देखिए, ये 1960s में प्रेसिडेंट केनेडी ने कहा कि अमेरिका विल गो टू द मून। तब घबरा गए सबके सब वहां पे कि भाई अब प्रेसिडेंट ने तो अनाउंस कर दिया कि मून पे जाएंगे और इसी दशक में जाएंगे, और कैसे होगा ये। लेकिन बाद में जब कॉन्फ्रेंस बैठाई गई और पूछा गया उनसे कि आपने कह तो दिया, आप बताइए कि हम कैसे पहुंचेंगे मून पर। अभी तो हमने क्राफ्ट भी नहीं बनाया है, रॉकेट भी नहीं तैयार किया है, ये सफर इतना कठिन होगा और कैसे इसको हम लोग माप पाएंगे। तो उन्होंने सिर्फ 5 शब्दों में अपना जवाब दिया, कैनेडी प्रेसिडेंट कैनेडी ने। और वो 5 शब्द अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हर कार्य मुमकिन हो सकता है। वो 5 शब्द थे: द विल टू डू इट। अगर आप अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि आपको आत्म जागरूकता से ही अपना जीवन काटना है और हर समय ये प्रयत्न करना है कि हम खुद को समझें कि हम कहाँ हैं, तब आत्म जागरूकता की जो ये नींव है वो पक्की होती चली जाती है। और हर वक्त ये रिमाइंडर देना भी जरूरी है कि हम क्या आत्म जागरूक हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ सीख गई हूँ, लेकिन डेफिनेटली इतना कह सकती हूँ कि आत्म जागरूकता के कारण अब मुझे सुकून महसूस होता है, शांति मिलती है। अब मैं अपनी बातों को, अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती हूँ।
उस हालात में भी मैं ही हूँ, जैसा कि अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है कि वी आर अ सम ऑफ द चॉइसेस दैट वी मेक। उस माहौल में भी रहना मेरा ही निर्णय था। तो हम अपने एनवायरनमेंट का नहीं सोचते। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ प्रकृति ही नहीं, प्रकृति तो है ही और वो अपना प्रकोप दिखा रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एनवायरनमेंट मतलब छोटी छोटी चीजें, हम किन लोगों के साथ हैं। अगर हम उन लोगों के साथ हैं क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम है और लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो क्या हमने अपने कमरे को साफ रख रखा है? क्या हम जिनसे बात कर रहे हैं उनसे हम उनके साथ रह रहे हैं कि उनके साथ मर रहे हैं? क्योंकि हर वक्त तो हमें मुंह मोड़ लेना है, हर वक्त हमें घुटन महसूस होती है, हर वक्त हम परेशान रहते हैं कि हम उन्हीं का चेहरा बार बार क्यों देख रहे हैं। लेकिन जब हम यही सवालों को हम सेल्फ अवेयरनेस के साथ ट्रीट करें तो हमें जवाब मिलेगा कि यहाँ रहने का भी चॉइस मेरा है। कल ही एक लड़की क्लब हाउस पे आई और मैंने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो उसने कहा कि मेरी उम्र 24 साल की है। तो मैंने कहा ये चॉइस भी तुमने कर रखा है कि मैं अपने फैमिली के साथ रहूंगी, जबकि तुम काम भी कर रही हो और तुम पढ़ी लिखी हो, तो मुझसे सवाल करने लायक तुम्हारी बुद्धि है। तो फिर तुमने ये चॉइस अगर किया है तो उस चॉइस का एक्सेप्टेंस करना ही सेल्फ अवेयरनेस है। So basically, self awareness is like getting to know about yourself. अपने अंदर उतरो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझो, क्या आप सही हो, क्या आप गलत हो। आपको खुद को पता चल जाता है क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। ये कोई आपको बाहर से आकर नहीं बताएगा, और अगर बताएगा भी तो उस समय आप नहीं समझ पाएंगे जिस समय आप दुविधा में हैं। सो बेसिकली अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे आप ध्यान रखें और अपने अंदर उतरें और समझें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और कैसे आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए। आई नीड टू आस्क, बेसिकली वी सी अ लॉट ऑफ इश्यूज बिटवीन कपल्स। और इनिशियली जो होता है, वो जो चार्म होता है नई नई मैरिज का, नई नई शादी का, तब सब अच्छा लगता है। कहते हैं 6 महीने बाद चार्म कम हो जाता है, 1 साल बाद काम चार्म कम हो जाता है। लेकिन ऐसे भी कपल्स मैंने देखे हैं जो 70s 80s में भी बहुत आज खुश रह रहे हैं। तो उन कपल्स में और दुखी कपल्स में क्या डिफरेंस है? दो बातें हैं इसमें। इस क्वेश्चन का मैं दो भागों में जवाब दूंगी। पहली बात तो जो 1970s में फैमिलीज होती थी साहिल, उसमें ना अगर कुछ खटपट होती भी थी तो इतने लोग थे परिवार में कि अनबन ज्यादा देर तक नहीं टिकता था। कभी चाचा बुला लेते थे, कभी बुआ बैठा लेती थी, कभी मौसी ने पुचकार लिया, कभी किसी ने लाड कर दिया, तो बात आगे बढ़ जाती थी और समय कट जाता था। इतना एक्सपोजर भी नहीं था। उसके बाद आ गया इंटरनेट का दौर। अब आप अगर उस माहौल में भी हैं तो भी आपको इंटरनेट के द्वारा बहुत कुछ पता चल रहा है, जिसके साथ आप जो आपके करंट हालात हैं उसमें आप अपने आप को नहीं समा पा रहे, अपने आप को नहीं एडजस्ट कर पा रहे उस माहौल में, क्योंकि आपको एक्सपोजर मिल रहा है। और ये चीज को जानना बहुत जरूरी है फॉर द पेरेंट्स टुडे आल्सो ऑफ द कपल्स हु इंटरफियर इन देयर लाइव्स। क्योंकि अगर आप साथ रह रहे हैं तो ये जो 1970s के जो पेरेंट्स हैं या 1960s के जो पेरेंट्स हैं जिनके साथ उनके बेटा बहू रह रहे हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे हमारी कटी वैसे उनकी कट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और रफ्तार का जमाना है। बहुत कुछ बदल गया तब से। पहली बात तो अब न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी। दूसरी बात, फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल आ गया। उस वक्त भी था, लेकिन उस वक्त कहाँ, मतलब साहिल अगर पूछे तो बहुत महीनों में या कभी साल में कभी सुनने आता था कि किसी ने सुसाइड कर लिया। और एक धक्का सा लगता था गांव में। जैसे मेरा जन्म बिहार का है, तो अगर कोई करता भी था, आरा से हूँ मैं, 50 किलोमीटर दूर है पटना से, तो अगर कोई वहां सुसाइड होती भी थी तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता था कि ऐसा काम हुआ है। आज आम बात हो गई है। मुझे अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं क्योंकि मेरे पास आते हैं लोग और मैं खुद सुसाइडल थी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो किसी से आप बांट नहीं पा रहे, और प्लस जो 1970s के जो कपल्स हैं
और जो आज के कपल्स हैं उनकी सोच में भी फर्क है, उनकी पढ़ाई में भी फर्क है, उनकी चॉइसेस में भी फर्क है, उनकी समझ में भी फर्क है, तो वो रिलेट नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स से। और दूसरी बात कि उनको इंटरनेट का एक्सपोजर है। ये आपका पहला भाग हो गया जवाब। दूसरा भाग ये है कि सब कुछ इंस्टेंट चाहिए आज, सब रेडी रेकनर, अभी ये दबाओ एंड यू गेट दैट, इट्स लाइक you want a result right now, no one wants to do the work at that time. आज भी 86% मैरिजेस जो हमारे इंडिया में हैं वो अरेंज्ड हैं, लेकिन उस वक्त जो मैरिजेस होते थे उसमें सवाल ही नहीं उठता था कि ऐसा कुछ हो जाए कि कोई वापस आ जाए। अगर आती भी थी कोई तो वो या तो विधवा आती थी घर, वो भी विधवा भी कई बार ससुराल में ही रहती थी, जैसे भी उसकी हालत होती थी उसकी अर्थी वहीं से निकलती थी। हमारी ये परवरिश है, हमारी ये कंडीशनिंग है। अब क्या हुआ है कि जो कंडीशनिंग है उससे लोग बाहर आके करियर ओरिएंटेड हो गए हैं। सबसे पहली बात, लड़कियां भी काम करने लगी हैं, बहुत बढ़िया काम करने लगी हैं, एंड आजकल तो MNCs and corporates want to keep that balance so that there is productivity and there is equality of gender in work environments. So अब जब लड़कियां काम कर रही हैं तो वो समझना नहीं चाहती, समझौता नहीं करना चाहती, एंड वो एक इक्वालिटी का दर्जा मांगती हैं उस रिलेशनशिप में। वो उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि आज हमारा जो समाज है वो ये तो मानता है कि हाँ लड़कियां काम करें, लेकिन उसके साथ उन पे बहुत सारी जिम्मेदारी भी डाल देता है कि बाकी के जो सारे कार्य हैं वो भी आप करेंगे। तभी मैंने एक दिन क्लब हाउस पे रूम किया था कि हु कुक्स द फूड इन द रिलेशनशिप, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आदमी लोग ही खाना खाएं बैठ के और लड़कियां जमाएं। मैं अपने बेटे को पहले खाना बनाना सिखाई हूँ, जबकि मेरी बेटी बड़ी है, लेकिन मैंने कहा तुम सबसे पहले सीखो क्योंकि तुम्हें अपनी वाइफ का ध्यान रखना है। So there are lots of things to your question, and I hope that answers for the audience. Yeah, what I understood, लाइक सबसे पहले तो आपकी परवरिश कैसी है वो आपके रिलेशनशिप की डेफिनेशन डिफाइन करेगी इन फ्यूचर। आपकी परवरिश अच्छी है, जैसे आपने अपने बेटे को खाना बनाना सिखाया, ये ध्यान में रखते हुए कि कहीं अगर उसकी बीवी समय से नहीं बना पाई तो ये तो बना ही लेगा, यही सोचकर कहीं ना कहीं अपनी बीवी का हाथ तो बटाएगा, कहीं ना कहीं उसका काम तो आसान करेगा, क्योंकि आपकी परवरिश में दम था। तो जो भी आपके घर बहू आएंगी वो हमेशा खुश रहेंगी, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। और भी आपने बहुत सारी बातें अपने बच्चों को सिखाई होंगी, चाहे वो आपकी डॉटर हो या आपके सन हो, कि आप इस तरीके से जीना, आपने उनको सही रास्ता दिखाया, बचपन से सही से कंसल्ट किया है। तो पहला पॉइंट आता है अच्छे रिलेशनशिप को डिफाइन करने के पीछे आपकी परवरिश। दूसरा आता है जब आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो आपको कम्युनिकेट करना होता है, आपको बांटना होता है, आपको मांगना होता है, कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे को इंगेज करके रखना है, लेनी और देनी में, सपोर्ट में, प्यार में और रेस्पेक्ट के अंदर। इसके अलावा आप कोई ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे, एक प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस, जिससे ये मैसेज और क्लियर हो सके? वेरी गुड क्वेश्चंस आई मस्ट से साहिल, आपने इतना अच्छा चिंतन किया है इस शो के लिए। आई लव योर क्वेश्चंस। एंड देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ना, आज की दुनिया में स्पेशली ये जो पैंडेमिक का दौर चल रहा है, द बिगेस्ट डिफिकल्टी दैट ह्यूमन इज फेसिंग इज द इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अपनी बात को कह पाने में बहुत ज्यादा दिक्कत इंसान महसूस कर रहा है। वो क्या अनुभव कर रहा है उनको शब्दों में नहीं बयान कर पाता। तो जब आपको कहना है कोई बात रिश्ते में, अब वो रिश्ता आपका चाहे सिग्निफिकेंट अदर के साथ हो, चाहे वो रिश्ता आपके बच्चों के साथ हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो और जो घर में आपके भाई बहन हैं या आपके और भी रिलेशनशिप हैं उनके साथ हो, खुद की बात को कह पाना ये भी एक कला है जो सीखी जा सकती है। तो लोग अगर चेष्टा करेंगे, और दुख की बात ये है कि हमें ये लाइफ स्किल्स स्कूल में नहीं सिखाए जाते। अगर हमें ये पहले से ही पढ़ाया जाता कि हमें इस तरीके से बयां करना है, और तभी, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, जो हमें सिखाता
है कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए, उससे हमें इक्विपमेंट मिलती है. वी गेट इक्विप्ड विद दोस टूल्स सो दैट वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स क्लियरली. और जो दूसरी बात है वो है रिस्पेक्ट की, जो आपने कही. तो रिस्पेक्ट जरूर हाँ होना चाहिए, लेकिन अब जो मैंने स्टडी किया है और जितनी बुक्स पढ़ रही हूँ और लोगों से मिल रही हूँ इंटरनेशनली, तो ये समझ में आता है कि रिस्पेक्ट इज बीइंग टेकन ओवर विद ट्रस्ट एंड अफेक्शन. देखिए, हमारे हिंदी समाज में हम लोगों को सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर होता है, तुम अर्धांगिनी हो. और ये जिसे आपने कहा परवरिश, तो ये तो कंडीशनिंग मुझ में कूट कूट के भर दी गई थी जब मेरा शादी हुआ और जब मैं बड़ी हो रही थी कि तो जब मेरे साथ जो भी हो रहा था ससुराल में, उस चीज को ऑब्जेक्ट करना, अपना sort of एक स्टैंस लेना, to put my foot down, it took me a long time to get out of all of that conditioning. And ये जो हम एक बिलीफ, एक विश्वास बना लेते हैं कि अब यही है कि तुम्हारी अर्थी ही तुम्हारे ससुराल से निकलेगी, ऐसी बात नहीं है. शायद वो अर्थी निकल चुकी होती 2015-20 मई के ही दिन या उसके पहले, अगर मैंने उस दिन अपने मन में नहीं ठाना होता जब मेरी सास उठी थी मुझे मारने के लिए, और उनका हाथ यहीं गाल पे पड़ते पड़ते रुक गया, क्योंकि मेरे अंदर से जो एक आवाज निकली उसको मैंने दबाया नहीं, क्योंकि वो पहला दिन नहीं था जो मुझे मार पड़ रही थी. कई बार मार पड़ी थी, कान का पर्दा भी फटा हुआ है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आज भी झंझोर के रह जाती हूँ मैं जब याद करती हूँ उन बातों को. खुद की सोच के लिए मुझे आगे बढ़ना होगा और अपने जीवन को सुधारना होगा. तो अगर आप किसी भी दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अनबन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, डिप्रेशन की मैं शिकार थी, मैं सुन होके 20 साल मैंने काटे हैं. तो इतना ही मैं आपके लिए कह सकती हूँ कि ये जो रिस्पेक्ट की जो कला, या एक जो अपेक्षा कहेंगे, एक्सपेक्टेशन, रिस्पेक्ट का जो एक्सपेक्टेशन है, उसमें ट्रस्ट और अफेक्शन लाना बहुत जरूरी है. जैसा कि आपने बात करी डिप्रेशन की, हम ये देखते हैं जैसे हम डिप्रेशन में पहला कदम रखते हैं, हमें एहसास हो जाता है कि अब जीवन खराब होने वाला है, आगे सब अच्छा नहीं होगा. हमें ये इंट्यूशंस भी आते हैं और हमें अंदर से पता चल जाता है कि अब कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है तो अच्छा होगा, और वो डिप्रेशन गहरा होता जाता है. जैसा आपने कहा, आपने 20 साल डिप्रेशन में निकाल दिए, उतनी गहराई में जाकर वापस से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बाहर आना और उस परिस्थिति को जीतना, इसके पीछे कौन सी एक्सपर्टाइज है, उनके पीछे कौन सी प्रैक्टिसेस हैं? बिकॉज एक्सपीरियंसेस तो आपके बहुत टफ रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन कितनी बार हम दलदल के अंदर होते हैं और जितने हाथ पैर मारते हैं उतना अंदर दसते जाते हैं. उस समय हमें कुछ सहारा चाहिए होता है बाहर से. तो आपका कौन बाहर का सहारा थे जिन्होंने आपको मेंटली गाइड किया? आपके गुरु कौन थे, आपके टीचर्स कौन थे, या फिर क्या वो आपके बच्चे थे जिन्होंने आपको पॉजिटिवली ग्रो करने में मदद करी? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, उनके बारे में बताइए. सबसे पहले तो वो कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा. तो अब उसी दिन जाग गई, तभी मेरा सवेरा हो गया. आपका जीवन बदलने में सिर्फ एक क्षण की जरूरत होती है. उस क्षण को अगर आप पहचान लें तो जीवन बदल सकता है. दूसरा, मेरा एक कहावत है जो कबीर का दोहा है, वो मैं हमेशा याद करती हूँ. मेरे पापा मुझे सुनाते हैं आज भी और बचपन से मुझे सिखाए हैं. धीरे धीरे रे मुन्ना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. तो शुरुआत जब हुई थी तब नहीं पता था कि मैं आज यहाँ आपसे बात कर पाऊंगी, लेकिन एक एक कदम रोज चलती गई और ये सोचा मन में कि लोग तो खून करके भी बच जाते हैं, मैं तो पढ़ रही हूँ और अपने जीवन को सुधार रही हूँ. मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है. माई फर्स्ट लव इज बुक्स. तो मैंने सारे प्रिस्क्रिप्शंस की फाइल को बगल में रख के मैंने किताब को उठाई, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी.
उन्होंने उस किताब में एक कोट मैंने पढ़ा, whenever your attention wanders away from that which is good and constructive, I will immediately bring it back to the contemplation of that which is lovely and of good report. इसका मतलब कि जब भी मेरा ध्यान भटकेगा उन सारी बातों से जो मेरे लिए अच्छा है, मैं हमेशा और हर पल अपने ध्यान को वापस लाऊंगी उन बातों पे जो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं उसी माहौल में थी, मैं वहां से 3 साल बाद निकली हूँ, अब मैं अकेले रहती हूँ, लेकिन उन 3 सालों में मैंने सिर्फ और सिर्फ खुद पे काम किया कि मैं क्या और अच्छा कर सकती हूँ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। हाँ, मेरे पति ने मेरी मदद ही की है इस दौर में, क्योंकि उन्होंने मुझे वो सारी एक्सपीरियंसेस दिए जिसके कारण मुझे हिम्मत मिली। तो सबसे पहले जो भी आपके जीवन में हैं, उन सबको माफ करके उनको मैंने अपनी अपनी जीवन की जर्नीज में रिलीज कर दिया। दूसरी बात, मेरे बच्चे जो मेरे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे, उनको भी मैंने समय दिया समझने का अपनी माँ को, क्योंकि उनके भी समझ के बाहर था कि मम्मी कर क्या रही है, क्या वाकई में मम्मी ने अब आत्म जागरूकता का जीवन जीना शुरू कर दिया है या फिर से एक ड्रामा है, क्योंकि बच्चों को यही लगता है कि अब मम्मी का मेलोड्रामा शुरू हो गया। तो उनके लिए भी मैंने अपने मन में धारणा की और पेशेंस रखने की हिम्मत रखी। और फिर करते करते मुझे लेस ब्राउन मिल गए। मेरे बाप दादा परदादा ने भी उनका नाम नहीं कभी सुना था, तो मेरी तो बहुत मतलब मैं क्या चीज़ हूँ। आज वो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के मुझे अपना शिष्य बनाया है। इंडिया की फर्स्ट स्टूडेंट हूँ मैं जिनको उन्होंने एंडोर्स किया है और उन्होंने मेरी किताब को भी फॉरवर्ड किया। और मुझे पहले मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ अमेरिका में वर्ल्ड स्टेज पे, और फिर मैं सर की एम्बेसडर बन गई टू द वर्ल्ड। तो अब मैं उनके इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करती हूँ। और ऐसे ही क्रिश्चियन सिम्पसन भी एक बहुत बड़े कोच हैं यूके के, उन्होंने भी मेरे सर पे हाथ रखा। और फिर कुछ लोग डिज्नी से हैं, कई जगह से लोग सामने आए और मुझे बढ़ाते गए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि वो शाहरुख खान का जो कहावत है मेरे लिए सच हो गया कि अगर पूरी शिद्दत से चाहूँ तो सारी कायनात जुड़ जाती है। तो ये लोग कहाँ से आए, कैसे मिले, मेरे पास जवाब नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात कही आपने और शाहरुख खान ने भी कि पूरी शिद्दत से अगर कुछ चाहो तो पूरी कायनात एकजुट हो जाती है उसे आपसे मिलाने के लिए। जैसा कि आपको चुना गया भारत के अंदर इतनी बड़ी संस्था से उनका ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए, आपकी सोच, आपके विचार, उन्होंने आपकी किताब को भी आगे पहुंचाया। आपने एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया लाइफ में जिस पे आके इंसान पूरी तरीके से संतुष्ट होता है। चाहे वो रिलेशनशिप में जाए तो भी अच्छे से परफॉर्म करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, अगर किसी की मदद करने जाएगा तो भी बहुत अच्छे से करेगा, दिल से करेगा, जिएगा तो भी खुलकर जिएगा, हंसेगा तो भी खुलकर हंसेगा। उस बिंदु पर आने के बाद, उस परिस्थिति पे आने के बाद क्या रह जाता है? उसके बाद क्या चाहिए लाइफ में इंसान को? जीने का दिन चाहिए, रोज सूर्योदय देखने की इच्छा चाहिए और रोज शांति से सोने के लिए कार्य चाहिए। क्योंकि मुझे जैसे अगर मुझे आज रात को सोना है तो मुझे पता है आपके शो के द्वारा मेरी आवाज कुछ और लोगों के पास पहुंच रही है और मेरा यही कार्य है कि मैं और लोगों को हिम्मत दूं। वो लोग जो अंधकार से गुजर रहे हैं उन्हें ये बताऊं कि आपका जीवन बहुत 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 ही ज्यादा सुंदर के साथ में एम्पावरिंग बन सकता है अगर आप अपने जीवन के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करें। तो बहुत लोग आपके जीवन से सीख सकते हैं। और क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है तो बस यही है कि इफ नाउ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट फॉर मी, इट इज टू लिव अ फुलफिलिंग डे एंड टू वेक अप टू अ न्यू टुमारो। या सो जब सब कुछ मिल जाता है लाइफ में, खुशी के स्तर पर और दिमाग के स्तर पर, जब आप एक मेंटल पीस की स्टेज पे होते हो लाइफ के अंदर, तब आपको हर दिन जीने की एक
एक इच्छा जो होती है वो आपको आगे बढ़ाती रहती है। आपने बताया कि आपने जो बुक लिखी वो बहुत ही ज़्यादा अ, उसने सम्मान इकट्ठा किया, उसे बहुत ज़्यादा नवाजा गया। आप मुझे बताइए बुक लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? क्या हर कोई एक बुक लिख सकता है, या फिर ज़िंदगी के बहुत डीप डाउन लेवल पर जाने के बाद इंस्पिरेशन मिलती कि अब तो किताब लिखनी पड़ेगी, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए? जब मुझे बैंक्स बुला रहे थे, जैसे एक्सिस बैंक ने बुलाना शुरू किया, तो मैं जब वापस जाती थी उनके टॉक्स में, तब तक मैं प्रोफेशनली ट्रेन नहीं थी। ये 2015 की बात है। मैं 2016 में मुझे मिस्टर ब्राउन मिले। तो वहाँ पे एक बच्चे ने मुझे बोला, मैम आप जब भी आती हैं तब तो मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, उसके बाद फिज आउट हो जाता है, अब क्या करें मैम। तो मैंने फेसबुक पे अकाउंट स्टार्ट किया, साहिल श्रद्धा, और ना मेरे को ससुराल का नाम यूज करना था और ना ही मुझे पीहर का नाम यूज करना था, क्योंकि मैं सोचती थी अगर पीहर का नाम यूज करूंगी तो पापा को कुछ बुरा भला कहा जाएगा, और ससुराल के नाम से मैं कभी अपने आप को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाई। तो मैं अपना ब्रेक थ्रू खुद विटनेस कर रही थी। मैंने लिखा श्रद्धा विटनेसिंग द ब्रेक थ्रू, शॉर्ट करके उसको WTB किया और एंटर किया, और फेसबुक ने अकाउंट एक्सेप्ट कर लिया। और मैं ये रोज मेडिटेशन के बाद 4-4 लाइन पोस्ट करने लगी एवरी डे। आई वॉज डूइंग इट कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे, क्योंकि रोज हम जीते हैं, रोज कुछ ना कुछ कल्पना करते हैं। एंड surprisingly, all of those 4 lines used to be rhyming. So I used to post these posts, and you will be surprised again, because when I got that call from Les Brown Institute in November, on the 14th of November, चाचा नेहरू वाले जन्मदिन के दिन, चिल्ड्रंस डे के दिन, मुझे भी एक बच्चा समझा उन्होंने और मेरे को उन्होंने रीच आउट किया। तो उन्होंने कहा कि जुलाई से हम आपको आपके ये पोस्ट्स फॉलो कर रहे हैं। And that was Mr. Brown's associate who had called me. And when I got to speak to Sir a month later, in December, he had a whole printout of all of those quotes in his hand when he was talking to me on the call. And he said that we are going to make this a book because the world needs to read this, what you have written. Beautiful, And that's beautiful. how it became my book. Yeah, and that's how it became my book. And he named the book Witness the Breakthrough, because he asked me, what is the meaning of WTB? And I told him, and he said, okay, now the world is going to know you by Shraddha WTB, because you are Shraddha, and you are going to make the world witness the breakthrough with this book. So that's how the book came into being. And I was writing it every day just as like having fun. So when you are having fun, that's when creativity happens. It doesn't happen when you sit and cringe and say, oh अब मुझे ये करना ही पड़ेगा, तब कुछ नहीं होता है। जब मजे करते हो, एंजॉय करते हो, तभी जैसे छक्के लगते हैं, जैसे प्लेयर्स जाके मैदान में खेलते हैं। So I was just having fun while I wrote this book. So, tell us one of the best line which you feel from your book. The fall, the rise, the resurrect, the demise is inevitable as we keep sailing through. Get up, get going, and never ever give up on you. ये गिरना, ये उठना, ये सब तो एक सिलसिला है, लेकिन खुद पे कभी नहीं हिम्मत हारना, यही सही फैसला है। हाँ, कि ये गिरना तो सब एक बहाना है, और जब आप गिर जाते हो तो आपको हर बार उठने का नया चांस दिया जाता है, ताकि आप इस बार तो आप सीख ही जाओगे उठना। ये मैंने अपनी लाइफ में लाइक आई हैव बीन इनटू प्रोफेशनल रूटीन सिंस 12 ईयर्स। 12 साल से मैं कुछ काम कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे अपनी लाइफ के अंदर। मुझे 2-3 बार के बाद तीसरी चौथी बार जब मेरी लाइफ में कोई मेजर इशू है, मुझे हंसी आने लग गई। मैं कहा ये पक्का कोई ना कोई ऊपर बैठा है जो सिखाना चाह रहा है। जैसे साइकिल से गिरते थे ना बचपन में, तो तीसरी चौथी पांचवी छठी बार गिरने के बाद तो समझ में आ गया कि ये साइकिल गिराना चाहती है, आपको संभल के चलना है। ये साइकिल आपको चलाने के लिए नहीं बनी है, साइकिल आपको गिराने के लिए बनी है। अगर आप नहीं संभले तो ये आपको गिरा देगी। अब हम कितनी बार क्या होते हैं, हम ना लाइफ के अंदर हम जब सामने देखते हैं हमें लगता है सब ठीक तो है, लेकिन ये वो उसी साइकिल की तरह परिस्थिति होती है जो आपको गिराना चाहती है। जो समझा वो पार हो गया, जो नहीं समझा वो गोते मारते रह गया वाली बात है, और कुछ नहीं है।
और क्या है, ज्यादातर लोग समझना ही नहीं चाहते हैं साहिल। वो सिर्फ गोल 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 घूमने में ही उनका रुचि है। तो इसलिए मैंने अब कल एक मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है क्लब हाउस पे। 10 एपिसोड्स का प्रोग्राम है। तो फर्स्ट एपिसोड सिर्फ इसलिए था कि 5 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं बदलना चाहते। तो अगर आप उन प्रकार के लोगों में से हैं तो आप इस प्रोग्राम में ना ज्वाइन करें, क्योंकि हर एक इंसान के लिए जो मैं बातें कह रही हूँ या जो आप समझ रहे हैं, ये हर एक के समझ के बाहर की बात है। जितनी सरल है उतनी ही समझना मुश्किल है इसको। मेंटल पीस की बात आती है तो आप कितना भी मोटिवेशन इकट्ठा कर लें पीसफुल होने के लिए, वो मोटिवेशन आपको कंफ्यूज ही करेगा। आपको बहुत प्रिसाइज और सही तरीके की गाइडेंस चाहिए उस समय, क्योंकि जब आप मेंटल पीस खो देते हैं तो उसके फिज़िकल इम्पैक्ट्स बहुत होते हैं, जिससे आपकी हेल्थ बिगड़ती है, आप बीमार रहते हो। तो उस समय आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत है, आपको मेंटल कोच की भी ज़रूरत है, माइंड कोच की भी ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल भी होना पड़ता है, आपको मेडिटेट भी करना होता है। उस समय कुल मिलाकर पूरी दुनिया का ध्यान अपने ऊपर लगा दो, तब आपको एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आएगा, जिससे आप अपनी ज़िंदगी पहले सेट करोगे, फिर अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी सेट कर ही दोगे। और तभी मैंने ये जो कोचिंग का प्रक्रिया है, ये मैं शादी के सेगमेंट में लाई हूँ, क्योंकि शादी ही हमारे इंडिया की, वो बोलते हैं ना, रीढ़ है। हर चीज, हम जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारी शादी, और जब तक हम जाते हैं तब तक भी शादी ही हर जगह होती है। कि हाँ, हर जगह जिक्र शादी का ही आता है। तो जिसकी शादी हो रही होती है उसके ऊपर क्या बीत रहा होता है, या जो इस शादी को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, या पेरेंट्स होते हैं, या जो उस शादियों में भाग ले रहे होते हैं, तो उनको कोच करने की के लिए मैंने ये वेडिंग शक्ति का शुरू किया। क्योंकि हर जगह हम ध्यान दे पाते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा बिजनेस अच्छा चले, हमारा हेल्थ खराब हो गया है तो उसके लिए डॉक्टर्स हैं। लेकिन हम जब सब जगह कंसल्टेंट्स की और एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं, तो हम शादी के सेगमेंट में, जहाँ इतनी ज्यादा शादी का प्रेशर लोग महसूस कर रहे हैं, आज की जो यूथ है हमारी इंडिया की, तो उसके लिए भी वो लोग सोचें कि हाँ, जरूरी नहीं है कि हम जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं हमें वही करना है, या जो समाज हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है वही करना है। अब एक कल लड़की मेरे पास आई, उसको एलोपेशिया है, उसको विग पहनना पड़ रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उसको उसके पेरेंट्स ने ऐसा सिखाया है। तो ऐसे अब यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं और घर कर जाती हैं, और फिर वो कभी वहां से बाहर आ ही नहीं पाते। तो अगर वाकई में शांति और मेंटल पीस की बात करें, तो जो ये फाउंडेशन है रिलेशनशिप्स का, जो कि हमारे यहाँ है शादी, वहीं पर अगर हम अपनी सोच को स्वच्छ रखते हुए, आत्म जागरूकता के साथ, एक दूसरे को जानते हुए अगर हम हाँ बोलें, थोड़ा समय लेते हुए, तो काफी सारी दिक्कतों से आगे जा करके बचा जा सकता है। मैंने अपनी लाइफ से भी ये सीखा है, जब जब मैं रिलेशनशिप्स में रहा हूँ, मैंने ये सीखा है कि आपको रिलेशनशिप में आने के बाद अपने पार्टनर की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इट्स ओके टू कीप एक्सपेक्टेशंस, लेकिन सिर्फ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखनी है। ईश्वर भी किसी चीज़ के बदले आपको कुछ देता है, खाली हाथ आपको कुछ नहीं मिलता। आप मेहनत करते हो तो आपको तरक्की मिलती है। सोते सोते कभी कोई राजा नहीं बना है और न कभी बनेगा। अगर वो बन भी गया, उसके नाम दुनिया की दौलत कर भी दी गई, तो उसे एहसास ही नहीं होगा कि वो राजा बना है, वो तो अभी भी जंगल में ही रह रहा है। तो वक्त के साथ आप आगे बढ़ते रहो, अच्छे व्यक्ति बनते रहो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, खुद को समझो, फिर सामने वाले को समझो, फिर उसे समझाओ। कुल मिलाकर कम्युनिकेट करते रहो, और ये जो चाल है जीवन की, इसे बनाए रखो। अदरवाइज़ जब आप रुक जाते हो तो आप रुके हुए पानी की तरह होते हो जो बदबू मारता है, और बदबू किसी को पसंद नहीं है। जब आप एक डिप्रेस इंसान हो जाते हो, आप सच में किसी को पसंद नहीं आते। लेकिन जो आपके चाहने वाले होते हैं वो मजबूरी में आपके साथ रहते हैं, आपका इलाज कराते हैं, आपको कंसल्ट करते हैं, और एक टाइम आने के बाद वो भी हार जाते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, वो आपको छोड़ देते हैं। मैं चाहती हूँ कि कई लोग तुम्हारा ये सुने साहिल, और बहुत लोग इससे सीखें, क्योंकि जो आप कह रहे हैं मैं समझ पा रही हूँ कि आपने भी काफी चिंतन करके अपने आप को संभाला है, और
सवाल जिस हिसाब से आपने हमसे पूछे हैं, तो आई एम श्योर दैट पीपल विल लर्न अ लॉट फ्रॉम योर ऑल्सो, स्थिरता जो आपके अंदर एक मैं महसूस कर रही हूँ, एक ठहराव जो महसूस कर रही हूँ, वही चाहिए जीवन में कि किस लिए भागना, किस लिए, अब तो सब पूरी दुनिया को ही रोक दिया प्रकृति ने, लो भागो, कहाँ भागोगे, कहाँ जाना है। तो वो ठहराव आना बहुत जरूरी है, खुद के अंदर झांकना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें चाहिए क्या और क्यों चाहिए। अगर हम अपना वाय जान लें, मुझसे लोग पूछते हैं कि आप ये कैसे दिन प्रतिदिन आप इसी एनर्जी के साथ और ऐसे ही कैसे आप एवरी डे यू आर आउट देयर एंड हेल्पिंग अदर्स, एंड इट इज ओनली बिकॉज मुझे पता है कि जब मुझे जरूरत थी तो मुझे ऐसे अनजान लोगों ने मेरे को सहारा दिया है कि लाइफ बदल गई है मेरी। तो वैसे ही क्या पता दुनिया के किस कोने में आज साहिल शो की जरूरत हो और हमारी आवाज उन तक पहुंच पा रही है इस अटेम्प्ट से। सो इट्स वर्थवाइल, एवरी मिनट स्पेंट ऑन द शो इज वर्थवाइल। बिल्कुल, आपसे बात कर कर मुझे मुझे मेरे खुद के कुछ डाउट्स है जो क्लियर हुए, और मैं मानता हूँ जब जब भी ये वीडियो देखा जाएगा, हर इंसान के अपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे जिनका उनको जवाब मिल जाएगा। शो के शुरुआती हिस्से में, बीच वाले हिस्से में, या फिर एंड में, या किसी भी तरीके से। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमारी ऑडियंस है वो हमेशा आपसे जुड़ी रहे। इस वीडियो के अलावा भी अगर वो आपसे कुछ जानना चाहें, सीखना चाहें, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, कहाँ, जैसे आपने बताया क्लब हाउस पे आप काफ़ी रूम होस्ट करते हैं, तो आपके क्लब हाउस का आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो ऑडियंस कैन गो एंड चेक आउट वट एवर रूम शी इज़ होस्टिंग। उसके अलावा किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं लोगों की और करना चाहते हैं? आप मुझे गूगल कर सकते हैं श्रद्धा WTV के नाम से। गूगल इज बीन वेरी काइंड, पिछले ही साल उन्होंने मुझे नॉलेज पैनल दिया है, तो गूगल अगर आप करेंगे तो आपको मेरे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं shraddha@shraddhawtv.com, shraddha@shraddhawtv.com। जी। और एक और शो के एंड में मेरा जो सवाल होता है मेरे गेस्ट से, क्योंकि मेरा हमेशा से एटीट्यूड रहा है, मैं जिनसे मिलता हूँ उनसे सीखता हूँ, और इस तरीके से मैंने अपने आप को इवॉल्व किया, और मैं इतने इंटेलिजेंट लोगों से मिला हूँ जैसे कि आप हैं, और मेरे जो दूसरे गेस्ट रह चुके हैं मेरे शो पर, मैंने हमेशा उनसे सीखा है। और जाते जाते मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा सवाल पूछूँ जो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो मेरा वो सवाल है, और मैं मानता हूँ सवाल उत्पन्न कहाँ से होते हैं। मुझे इस समय आपसे क्या सवाल पूछना है, मुझे इस समय मेरे साथ क्या चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ के अंदर एक तो रिलेशनशिप्स का जब एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो मेरी मानसिकता बन गई कि अब मुझे बहुत सोच समझ कर रिलेशनशिप में कदम रखना है, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया कि अब मैं किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दूंगा जिसकी वजह से मुझे अच्छा एक्सपीरियंस ना मिले और मेरा विश्वास रिलेशनशिप से और टूट ना जाए। तो मुझे क्या एडवाइस देंगे आप, और मुझे आपसे क्या सीखना चाहिए? तो जैसा कि हेलेन केलर ने कहा है कि most of us spend most of our times looking at the closed door and we forget to see the doors that are opening. तो मैं तो यही कहूंगी कि प्यार ही तो मांग रहे हो, प्यार ही तो ढूंढ रहे हो, तो क्यों उस चीज को याद रख रखा है जो अब है ही नहीं आपके पास। तो प्यार करो, और जितना प्यार कर सकते हो भरपूर प्यार करो। तो मैं आपको और क्या गाइड कर सकती हूँ, मैं यही कहूंगी कि see, a lot of people come to me with commitment phobia and how to invite their love again into their lives. We work together, I help them, I coach them. And for you Sahil, now that I've gotten to know you on this show, मैं यही कहना चाहूंगी साहिल कि प्यार से ही सब शुरुआत है और प्यार से ही खत्म है। हो सकता है जो पहले आपके साथ अनुभव हुआ हो वो प्यार ना हो, इसलिए उस प्यार की खोज को कभी खत्म नहीं करना। आज मेरे साथ जितना भी कुछ हुआ, बट व्हाट आई डिडंट डू वाज गिव अप ऑन लव। सो डोंट गिव अप ऑन लव इज माय मैसेज टू यू। So definitely, since my childhood, I have been so loved by everyone, and I've learned to spread love wherever I go. So this is through this YouTube channel. Otherwise, my profession allows me to love others.
My profession allows me to spread love in others' life because I'm a wedding planner. I love to sit with the bride and groom, understanding their idea of their life, understanding their vision about their wedding. So they become my friends. They understand that this guy has to maintain this relationship even after the wedding execution. शादी हो जाएगी उसके बाद भी ये दोस्त बना रहना चाहता है, और जब आप दोस्त बनते हो तो आपके सवाल ख़त्म होते नहीं हैं. इसी तरीके से बस लाइफ सिखा रही है और हम सीख रहे हैं. और मैंने बहुत कुछ सीखा आपके शो से, और उम्मीद है कि ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा आपसे. मैं सभी से अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे क्लब हाउस पे जुड़ें, इंस्टाग्राम पे जुड़ें, फेसबुक पे जुड़ें.